श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो भूस, आज एक बार फिर से अपने स्टूडियो में अपने एक विशेष मेहमान के साथ उपस्थित। साथियों, जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारा प्रयास रहता है कि हम आसपास के उन लोगों को जो कोई विशेष प्रतिभा रखते हैं और जीवन के इस मंच पर अलग अलग रोल अदा करते हुए अपने आप को डिस्टिंक्शन में ले जाते हैं, ऐसे लोगों की हम तलाश में रहते हैं। जब मैं इस बात को मद्देनजर में रखकर नजर उठाता हूं तो मेरा मन बार बार मैडम सरोज बाला, जो कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुए हैं, उनको बार बार अपने स्टूडियो में बुलाने का मन करता है। कारण आपने ना केवल डिस्टिंग्विश रेवेन्यू सर्विसेज में रोल अदा किया, आज भी इनके विभाग में इनका नाम बहुत फक्र से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने कुछ ऐसी पुस्तकों के ऊपर शोध करके लिखा है जो मैं समझता हूँ आने वाली जनरेशन में भी, पोस्टेरिटी में भी उनका नाम याद किया जाएगा। और जब जब पाठक उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो वो हंस हंस कर उठेंगे कि धार्मिक ग्रंथ हैं और उनको वैज्ञानिक ढंग से किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। तो हमें इस बात का प्रिविलेज प्राप्त है कि हमें मैडम सरोज बाला का इससे पहले 2 बार साक्षात्कार करने का अनुभव मिला है। आइए उन साक्षात्कारों को ध्यान में रखते हुए हम इनसे आगे की बात करेंगे। लेटेस्ट क्या आपने अपनी पुस्तकों पर किया है, क्या इनको अलग अलग संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है, उन सब बातों पर आज बात करने के लिए मैडम सरोज बाला आज हमारे स्टूडियो में हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हुए इस बात के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं कि आपने हमारे लिए अपने इतने व्यस्त जीवन में से समय निकाला और हमारे श्रोताओं को आप संबोधित कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हो मैम। और मैं तहे दिल से अपनी तरफ से भी और अपने श्रोताओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बातचीत करना चाहा हमारे साथ। जी धन्यवाद गंभीर साहब। आपके श्रोता मेरे लिए बहुत लकी हैं। मैं अपने श्रोताओं से ये बात शेयर करना चाहूँगी कि पिछली 2 बार, कुछ 1-8 महीने और कुछ 2 साल पहले के करीब मैंने उनसे बात की थी। और अब मैं चीफ कमिश्नर वाली इंट्रोडक्शन को बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो वेदों, रामायण और महाभारत की वैज्ञानिक शोध में अपने आप को सराबोर कर चुकी हूँ। 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो मैंने पिछली बार आपको अपनी रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी पुस्तक के बारे में बताया था जी। उसकी अंग्रेजी वर्जन थी रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस। मुझे मेरी उस रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी पुस्तक को फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया 2019 का। वेरी गुड। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे विवेकानंद पुरस्कार भी दिया। बहुत खूब, बहुत खूब।
ये सब मैं समझती हूँ आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर उसके बाद मेरे को इतना अंदर से इंस्पिरेशन आई कि वो जो पहली एडिशन थी वो सब बिक चुकी थी। यस। तो मैंने सोचा अब नई एडिशन में के लिए मैंने जितना कुछ और अध्ययन कर लिया उसको भी शामिल किया जाए। यस। तो फिर इस साल फरवरी मार्च 2023 में मैंने रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी द्वितीय संस्करण पब्लिश करवाया। ओके। विजन इंडिया पब्लिकेशंस ने उसको पब्लिश किया जी। और उसमें बहुत सुधार और बहुत कुछ बढ़ा के उसको जब कराया गया तैयार। विशेषकर मैंने लंका के रामायण स्थल भी विजिट कर लिए थे जी। तो उसमें मैंने लंका के रामायण स्थलों के साथ साथ लंका के मैप पे उन स्थानों की प्लॉटिंग भी की जो रामायण में वर्णित हैं और जिनमें से अधिकतर मैंने देखे भी। जी। तो उसके अतिरिक्त मेरे को बहुत बड़ी एक प्राइड या रिकॉग्निशन फील होती है कि मिली। जी। मेरी वो पहली किताब जो रामायण की कहानी विज्ञान की जुबानी है वो एक बार मेरे को मेरे किसी मित्र ने बताया कि देखिए आप उसको योगी जी ने मोदी जी को भेंट किया एक फूल रख के। हम जी हमें भी वो देखने का अवसर मिला। हाँ। और वो फोटोग्राफ फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में भी आई। जी। तो मैंने तो उसका मीडिया में बस इमेज देखे जी, इससे बहुत प्रेरणा मिली जी। शायद इसलिए भी मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं जी। एक व्यक्ति से बहुत ऊपर उनका काम और आउटपुट है या। और वो बार बार ये कहते हैं कि भारत में पुस्तकों को पढ़ने की आदत अभी बहुत बढ़ने की ज़रूरत है। यस। और वो कहते हैं कि आप फूलों के बड़े बड़े बुके बनवा के लाते हो। यस। हजारों रुपए खर्चते हो, फूलों को भी बर्बाद करते हो। यस। उससे बढ़िया तरीका ये है कि एक अच्छी सी बढ़िया लिखी हुई किताब लो। यस। उस किताब के ऊपर एक फूल रखो और उसे वेलकम बुके के तौर पे भी या मेमेंटो के तौर पे भी भेंट करो। यस। तो मैं अपने सब श्रोताओं से ये प्रार्थना करूंगी कि वो इस सुझाव की तरफ भी ध्यान करें। यस, इट इज ए $100 सजेशन which is being given by Modi ji to all people around. Yes. फिर उसके बाद जो रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस है इंग्लिश की किताब, उसकी भी सब पहली पब्लिकेशन लॉन्च हुई थी 5 फरवरी 2019 को। सब कॉपियाँ बिक चुकी थीं। तो फिर मैंने सोचा कि उसमें भी खूब सुधार करके उसकी भी सेकंड एडिशन लाई जाए। ओके। उसकी सेकंड एडिशन तो अभी 2023 में मार्च अप्रैल में आई है। उसकी सेकंड एडिशन में भी इसी तरह बहुत सारे सुधार करके और बहुत बढ़िया डिज़ाइन में उसको तैयार किया गया है। यस। मेरे को इस बात को शेयर करने में बहुत आनंद आता है कि उस पुस्तक में 105 पेज कलर्ड हैं। ओके। और क्योंकि उनमें ज़्यादातर स्काई व्यू है, उनको ब्लैक एंड वाइट में दिखाया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये फैसला किया गया कि उसमें भी वो जो 105 के करीब पेज हैं उनको कलर में ही दिखाया जाए। आर्ट पेपर यूज किया जाए, बेस्ट ऑफ कलर्स यूज किए जाएं। हालांकि उसकी बाइंडिंग बहुत डिफिकल्ट है, मगर पब्लिशर विजन इंडिया पब्लिकेशंस ने और प्रिंटर कमल प्रिंटर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो पुस्तक भी बहुत बढ़िया बन के आई है। मैं आप सबको सुझाव दूंगी कि कभी उसको देखने का प्रयत्न करें और बताएं, साझा करें अपने विचार कि आपको कैसी लगी। अगर आप विचार साझा करना चाहें तो आप मेरे
फेसबुक पे भी कर सकते हैं, सरोज बाला IRS के नाम से फेसबुक है मेरी जी। मगर जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो एक अलग काम है जो शायद पहले मैंने शेयर नहीं किया था और शायद तब बना ही नहीं था। मैंने आपसे महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस इंग्लिश की किताब के बारे में तो बात की थी 8 महीने पहले शॉर्ट में, मगर महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी हिंदी में जो नवंबर 2022 में JNU कैंपस में लॉन्च हुई उसकी बात नहीं करी थी। तो अब वो इंग्लिश की जो किताब है उसकी भी सेकंड प्रीमियम एडिशन तैयार हो गई है, क्योंकि फर्स्ट एडिशंस आप सब लोगों की गुड विशेस से बिक चुकी हैं और सेकंड एडिशन वो इस साल तैयार की गई है, महाभारत रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंस। उसको हमने रिवाइज्ड एडिशन कहा है। और महाभारत की कहानी विज्ञान की जुबानी पहली बार छपी है। मेरे को बहुत हर्ष हो रहा है आपसे ये बात साझा करके कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम 2 चैप्टर्स में है, चैप्टर 47 और 48, जिसमें बहुत बड़े स्केल पे ये प्रयत्न किया गया, बहुत अच्छे PhD स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स को साथ लेके, कि महाभारत काल में भारतवर्ष का क्या एरिया था, कौन कौन सी किंगडम्स महाभारत का युद्ध लड़ने कुरुक्षेत्र आई, कुछ कौरवों की तरफ से लड़ी, कुछ पांडवों की तरफ से लड़ी, तो वो किस रास्ते से आई वो ज़्यादातर दिया हुआ है महाभारत के उद्योग पर्व में, 5वें पर्व में। तो मैंने ये देखा कि महाभारत के जो नाम है किंगडम्स के, उनमें बहुत सारे नाम आज भी वही हैं, जैसे गंधार है, हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र है, पंचाल है, बहुत सारे नाम है ऐसे, मगध है, वो वही नाम है आज भी, मगर कई नाम बदल भी गए। तो अब मैंने उसमें ये कोशिश किया कि मैं सारे वो किंगडम्स के रास्ते ट्रेस कर लूं उस बुक में से। रास्ते ट्रेस कैसे किए जाएं, क्योंकि कई जगहों के नाम बदल गए। तो बढ़िया बात ये है, वहां ज्यादातर वो रिवर जो उन्होंने पार किया कुरुक्षेत्र पहुंचने के लिए, उनके नाम दिए हुए हैं। तो उन रिवर्स का नाम नोट करके मैंने उनके रास्ते ट्रेस कर लिए कि किस रास्ते से वो आए, कुरुक्षेत्र पहुंचे युद्ध के लिए। तो अब सवाल पैदा हुआ कि बहुत सारे रिवर तो उसमें बहते हैं, बहुत सारे रिवर तो सूख गए। इसके लिए मैंने इसरो जोधपुर सेंटर को कांटेक्ट किया। इसरो जोधपुर सेंटर ने एक प्रोजेक्ट किया था, रिमोट सेंसिंग इमेजरी ऑफ पैलियो चैनल्स ऑफ एंशिएंट रिवर्स। पुराने रिवर जो अब सूख गए, वो नेचुरली जमीन के नीचे उनका जो गीलापन है वो तो रहेगा, वो गीलापन मिट्टी का रंग अलग देगा और रिमोट सेंसिंग में वो कैप्चर हो जाता है, फिर वो उस कलर को कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं और वो दिख जाता है। ठीक है। तो बहुत मजा आया वो मैप बना के। मैप में वो सारे रास्ते ट्रेस कर, वो उनसे हमने वो मैप ले लिया कि कौन कौन से रिवर अब सूख चुके हैं, कौन कौन से बह रहे हैं। ठीक है। तो कमाल की बात ये हुई कि सीक्वेंस एकदम महाभारत में भी वही है जो आज ये रिवर दिखाते हैं, रिमोट सेंसिंग के और प्रेजेंट के मिला के। जैसे हम कहें गंगा, यमुना, रावी, ब्यास, झेलम, सिंध, ये सारे उसी सीक्वेंस में है। और उसके बीच में कई रिवर, इंदुमती और कई जो अब सूख भी गए वो भी आते हैं। तो एकदम प्रिसाइज डिटेल और मैप तैयार हुआ जी। हेल्प मैंने ली JNU के ज्योग्राफी PhD के फाइनल ईयर के स्टूडेंट संतु माइती से, कि वो आके मेरे पास बैठ के मैं उसको इनपुट देती जाऊं जी। वो भारत के मैप पे उनको प्लॉट कर दी
ठीक। प्लॉट मतलब एग्जैक्ट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दे, राइट। इतना एग्जैक्ट हो कि जब मैं उसको नेट पे लाइव कर दूं तो क्लिक करते ही वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिखाएंगे। ओके। तो एक बहुत कमाल का मैप सामने आ गया। हमने उसमें सारे रेड कलर में वो किंगडम्स दिखा दी जो दुर्योधन या कौरवों की तरफ से लड़ने आई, ब्लू कलर में वो किंगडम्स दिखा दी जो पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए आई, और ब्लैक कलर में कई न्यूट्रल स्थान जो वैसे फेमस और थे वो दिखाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम उसमें हुआ वो ये हुआ कि हमने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजी सोसाइटी से सारे इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट की लिस्ट ली। ओके। और फिर हमने उनमें सिलेक्ट कर लिए 20 इस एरिया में जहाँ जहाँ वो किंगडम्स हैं वो ये आते हैं, ये वो स्थान आते हैं जो खोदे गए और जिनकी रिपोर्टें और C14 डेट रेडी हो गई। तो फिर हमने उनसे उनका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिया। नेचुरली आर्कियोलॉजिस्ट तो पहले लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डिटरमिन करके उसको निकालने जाएगा। भाई फिर मैंने उसी संतू माइती JNU के स्टूडेंट को वापस बुलाया। मैंने कहा अब तू उसी मैप पे ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले ये सारे स्थान प्लॉट कर, लेट अस सी कि इनका महाभारत की किंगडम से क्या रिलेशन है। राइट। और ये गंभीर साहब वो कमाल हो गया जब उसने वो प्लॉट किया, सारे के सारे वो इंडस वाले, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़, सरकोटड़ा, कितने ही स्थान, और इधर सरस्वती वाले, राखी गढ़ी, भिराना, कुनाल, और गंगा वाले इतने, वो लौरा देवा, झूसी, अरे वो सारे क्या सारे स्थान महाभारत की उन्हीं किंगडम्स के बीच में लोकेटेड हैं। Okay. और उन्हीं की जो किंगडम्स की राजधानी होती थी उन्हीं के आसपास हैं। राइट। और वो वही चीजें ज्यादातर मिली जिनका वर्णन महाभारत में भी है। किया गया। तो जब ये मैप बनाया तो वही फिर मैंने वही रेड कलर में साइट दिखा दिए, उनको स्टार दे दिया, पहले गोल राउंड दिया था, फिर ब्लू कलर में जो पांडवों की किंगडम्स हैं उसमें वो सारे एक्सकेवेटेड स्थान दे दिए, और केवल वही स्थान दिए जिनकी कार्बन डेटिंग 3500 BC से 2500 BC के बीच में थी। क्योंकि महाभारत की वॉर की डेट हमारी आती है 3139 BC, तो 500 वर्ष इधर उधर तो वही चीजें होंगी जो रही होंगी जी। तो भाई एक कमाल का मैप बना जिस मैप ने टू द हिल्ट बिल्कुल ये प्रूव कर दिया कि भारत में कोई हड़प्पन सभ्यता या इंडस सभ्यता नहीं रही कभी भी। ये तो वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता 9000 साल से चली आ रही थी। 9000-8000 साल पहले ऋग्वेद के रेफरेंस की चीजें आपको एक्सकेवेशन में मिली, स्काई व्यू भी मिले। 7000 साल पहले रामायण की चीजें मिली, रामायण के स्काई व्यू भी मिले, ये एक्सकेवेटेड चीजें भी मिली, और 5000 साल पहले महाभारत की मिली। आपको इन सारे वर्षों में खुदाई में स्वास्तिक भी मिला, ओम भी मिला, आपको नमस्कार मुद्रा भी मिली, आपको क्या क्या गिनाऊं कि तिल, चावल, आपको पासे का खेल, धनुष्मान, आपको वो सब चीजें खुदाई में मिली। वो 7000 साल पुरानी भी हैं, 6, 5, 4, 3, 2 आज भी वो हैं। तो जब ये देख के मेरे मन को इतनी तसल्ली, शांति और इतना प्राइड आया कि मैंने सोचा कि अब मैंने APJ कलाम वाली दी हुई इच्छा को पूरा किया। वो कहते होते थे कि भारत का इतिहास या लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट है, कोई साइंटिफिक लिखे तो पता चले कि क्या है। तो मैंने ये समझा कि अब ये सही हो गया कि ये तो वैदिक इतिहास ही है, उसमें परिवर्तन आते रहे। आज भी हम वही वैदिक ये बिल्कुल। तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी
कि अपनी शुभकामनाएं और अपना मेरे ऊपर कायम रखें, इन किताबों को पढ़ें और उनकी प्रेरणा से मैं आगे और काम करती रहूं। धन्यवाद। मैडम सरोज, मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जब JNU में उसके कैंपस में आपकी लेटेस्ट बुक का जब आपने महाभारत की कहानी विज्ञान हाँ, की जुबानी का, हाँ। तो मैं भी वहाँ उपस्थित था और मुझे अच्छे से याद आता है कि कितने ही स्पीकर्स ने आकर ये बात कही थी कि आज के नौजवानों को इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और बार बार अध्ययन करना चाहिए ताकि वो अपने इतिहास को सही संदर्भों में समझ सकें और आगे उसका व्याख्यान कर सकें। मैं तहे दिल से पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को अपनी इन पुस्तकों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में आपने लेटेस्ट जानकारी दी। इन्हीं शब्दों से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत